रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद मेरे साथ लाइव है। रविशंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है, बार बार जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये वेंडेटा है, बदले की भावना है, परेशान करने के लिए सब किया जा रहा है। देखिए, पहला मेरा सवाल यह है कि क्या देश में आम आदमी के लिए एक कानून होगा और कांग्रेस के परिवार के लिए दूसरा कानून होगा? कांग्रेस पार्टी ने देश में 60-65 साल तक शासन किया है ना। देश में वो क्या नजीर पेश कर रहे हैं? यही कह रहे हैं ना कि आम आदमी को पुलिस बुलाए थाने में पूछताछ करने के लिए, तो थाने में जाकर घेर लो, इनकम टैक्स में, ईडी के दफ्तर में। तो एक कानून आम नागरिक के लिए अलग होगा, इनके लिए अलग होगा। दूसरी बात यह है कि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है रविशंकर। मेरी आवाज सुन रहे? ठीक। दूसरी बात, यह मामला है क्या, समझना चाहिए। मैं, आप अनुमति दीजिए, मैं आपके चैनल पर इसको एक बार रिकॉल करके बताऊं कि 14 में हम लोग के सत्ता में आने के पहले यह कॉम्प्लेन हुआ था। उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, किसमें 420 धोखाधड़ी, 120 कॉन्स्पिरेसी, किसके खिलाफ? सोनिया जी और राहुल गांधी और बाकी मोतीलाल वोरा और उन लोगों के खिलाफ। उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट गए क्वाश करने के लिए, फेल कर गए। उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए, फेल कर गए। बेल लेना पड़ा। आज माता जी और पुत्र जी दोनों आदमी बेल पर हैं, धोखाधड़ी और कॉन्स्पिरेसी के आरोप में। इनकम टैक्स ने कार्रवाई की, उसके खिलाफ ट्राइब्यूनल गए, हाई कोर्ट गए, सब जगह हार गए। तो अगर सारे कानून की प्रक्रिया आपके खिलाफ हुई, तो आज आपसे अगर ईडी पूछ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, तो गलत कर रहा है क्या? और आप जवाब नहीं देंगे? यह है बहुत महत्वपूर्ण सवाल। दूसरी बात कि वहां पर पवन बंसल गए कि नहीं ईडी के सामने? मल्लिकार्जुन खड़गे गए कि नहीं ईडी के सामने? तो राहुल गांधी को लेकर इतना तूफान क्यों किया गया? याद करिए, आप अनुभवी पत्रकार हैं। पूर्व में चिदम्बरम साहब के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की थी कि नहीं की थी जी? वो जेल गए थे कि नहीं गए थे? तिहाड़ जेल में लगभग 100 दिन रहे थे कि नहीं रहे थे? तो क्या उस समय कांग्रेस पार्टी ने खुराफात किया था क्या? तो ये सिर्फ सोनिया जी और पुत्र जी राहुल गांधी के मामले में। तो मैंने एक बात कही थी कि ये सत्याग्रह नहीं है, दुराग्रह है। कानून के खिलाफ संस्थाओं को, जो आपने चर्चा की, क्या शब्द का प्रयोग किया गया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। और आज की पूरी कहानी क्या है? कांग्रेस पार्टी परिवार की जेब में, कांग्रेस के नेता परिवार की जेब में, अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में। यह है पूरी कहानी। हाँ, और हम उसमें जवाब नहीं देंगे। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, बार बार ये पक्ष आता है कि जो यंग इंडिया है वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट है, तो वहां से कोई प्रॉफिट नहीं है, वो देश की संपत्ति है, उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिला पार्टी को। अब जरा मैं आपको इसका भी जवाब दे दूं। ये क्या कहानी है? नेशनल हेराल्ड पुराना अखबार था, नेहरू जी वगैरह ने शुरू किया आजादी के आंदोलन में। हजारों लोग जनता के उसके शेयर धारक हैं। उनका पब्लिकेशन बंद हो गया आज से 20 साल पहले, लेकिन कांग्रेस ने उनको जमीन बहुत दी थी। तो मोहाली में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और आपके मुंबई में हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। उससे करोड़ों रुपया किराया आता है। एक बार अपने कैमरामैन को जरा भेज दीजिए बहादुर शाह जफर मार्ग पर, कितनी बड़ी बिल्डिंग है नेशनल हेराल्ड की, मुंबई में भेज दीजिए। अब वो कांग्रेस पार्टी, ये देखिए जानना बहुत जरूरी है, कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया उनके व्यवस्थापकों को दिया था चलाने के लिए, वो लोन नहीं अदा कर सके। 10-11 में हमारी सरकार आने के बाद यंग इंडिया को वो सारे 99% शेयर दे दिए गए। किस शर्त पर? कि इसका लोन वो कांग्रेस का अदा करेंगे। और यंग इंडिया के शेयर धारक कौन कौन हैं? सोनिया जी 38%, राहुल गांधी 38%, 76% मेजॉरिटी परिवार के पास है। बाकी वोरा जी और जो एक सज्जन मर गया ऑस्कर फर्नांडिस, उनके नाम से थी।
और जैसे ही ये डील पूरी हुई तो कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। तो जिस लोन को देने की एवज में 99% शेयर दिया गया था उसको माफ कर दिया गया। तो अब कहे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, अरे भाई ये पूरे नेशनल हेराल्ड की सारी संपत्ति सब कुछ किसके हाथ में है? तो 76% यंग इंडिया के हाथ में है, जिसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसके पास है? सोनिया जी राहुल के पास। तो क्या कहा जा रहा है कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ? इसीलिए तो ये मामला है धोखाधड़ी का, अनियमितता का। और बार बार वो कोर्ट गए, महीनों तक बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट गए, महीनों तक बहस हुई, बेल तो नहीं मिला जी, आज तक नहीं मिला। तो ये है महत्वपूर्ण सवाल। इसलिए मुझे लगा कि आज इसके कानूनी पहलू को बताना बहुत जरूरी है। जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं देती है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, लेकिन कांग्रेस कह रही है भाई प्रदर्शन का तो अधिकार है ना भाई, मतलब सड़कों पर उतरकर सत्याग्रह का तो अधिकार है, हंगामा प्रदर्शन विरोध वो तो लोकतांत्रिक अधिकार है, वो नहीं करने दिया जा रहा। बसों में ठूस ठूस कर उनको वहां से हटा दिया गया, उन पर ज्यादतियां हो रही हैं। पिछली बार जो हुआ, कांग्रेस कह रही है वो तो अधिकार है हमारा, वो तो मत छीनिए भाई। रविशंकर जी, किसने मना किया है? किसने मना किया है? आपने दिल्ली पुलिस को कहा था क्या कि हम धरना देंगे? आप मुझे बता दीजिए। ये जो पूरा इलाका है जहां ईडी का ऑफिस है, वो क्या वहां धरना दे सकते हैं क्या? दिल्ली में, नई दिल्ली में धरना की जगह कहां पर है? जंतर मंतर है ना, वहां गए थे क्या आप? एक बात। और धरने की बात है तो आज मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो देश के नेता हैं आदरणीय मोदी जी, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ प्रताड़ना के लिए यूपीए सरकार ने कई केस लगाए थे ना। उस केस के इन्वेस्टिगेशन में वो घंटों इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने अहमदाबाद में पेश हुए कि नहीं हुए? शांति से मुख्यमंत्री के रूप में पेश हुए। कभी गुजरात के बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पे आए क्या? कभी दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन किया क्या? एसआईटी का घेराव किया क्या? आराम से गए, इन्वेस्टिगेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया, निर्दोष होकर तब कर निखर कर निकले क्योंकि कोई सबूत नहीं था। एक ये भी प्रमाण है। और आप यहां देख लीजिए क्या हो रहा है। तो प्रदर्शन किस बात के लिए प्रदर्शन? यही सवाल मैं कर रहा हूं। ये है जो तथ्यों पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब देने को नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे रविशंकर प्रसाद जी, एक आखिरी सवाल। ये भी आज सलाह दी गई कि घर जाकर भी पूछताछ हो सकती थी, वो उम्रदराज हैं, वो उनके हेल्थ इश्यूज हैं, एक ही परिवार से दो दो लोगों को बुलाए जाने की क्या जरूरत है? ये वेंडेटा, मतलब घर जाकर भी पूछताछ हो सकती थी। 2 घंटे सवाल जवाब थे सिर्फ। ये आखिरी सवाल है। इसका जवाब तो ईडी देंगे। उन्होंने तो 2 बार इनको समय दिया था ना। 2 बार सोनिया जी ने, जहां तक मेरी जानकारी अखबारों में पढ़ा है, कि उन्होंने कहा कि हम थोड़े अस्वस्थ हैं तो ठीक है आप बाद में आइए। ये एक मुझे आपसे बात कहनी है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टियों का हाल है, तो अगर ईडी इनके घर पर जाती तो क्या ईमानदारी से ईडी के लोगों को घुसने दिया जाता क्या? आप मुझे बताइए तो। जी, डॉक्यूमेंट्स कहां है? ईडी के दफ्तर में है। सिक्योरिटी कहां है? ईडी के दफ्तर में है। तो ये चाहते कि वो पूरा जो ट्रंक लोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन करके सबूत जिससे वो सोनिया गांधी को पूछने वाले हैं वो सब लेकर के जाएं इनके घर पर, और सामने वहां मुख्यमंत्री से लेके बाकी नेता हल्ला करें और उस पूरे दस्तावेजों की सुरक्षा पर सवाल हो। यही चाहते हैं क्या वो? अब ये बताइए कि खड़गे साहब गए थे कि नहीं ईडी के दफ्तर में? खड़गे साहब की उम्र कितनी है? चिदम्बरम साहब को बुलाया गया था कि नहीं? उनकी उम्र कितनी है? ये क्या कहा जा रहा है मुझे बताइए आप। इसलिए हमारे लिए अलग मानक होना चाहिए। अब कहा कि दोनों क्यों, दो के खिलाफ क्यों कार्रवाई होगी? तो जब यंग इंडिया में शेयर होल्डर बनने की बात थी जी, तो कभी आपसे पूछा था कि मां पुत्र दोनों क्यों शेयर होल्डर बन रहे हैं 36% के? तो जब शेयर होल्डर बन करके पूरे मलाई खाना है, क्षमा कर मैं शब्द नहीं बोलता हूं, तब तो सब ठीक है। लेकिन जवाबदारी होगी तो कहे कि दोनों को क्यों बुलाया है? ये ठीक नहीं है। अच्छा, एक और इजाजत दे दीजिए, एक आखिरी सवाल की। एक तो वो तस्वीरें, ये भी तस्वीरें आ रही है रविशंकर जी। जेपी नड्डा जी पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू के घर पर, जो राष्ट्रपति बनी है, और प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे वहां पर।
ये भी मेरे ख्याल से भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस पर आपका रिएक्शन। देखिए आप एक बात आज देश के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में एक आदिवासी समाज की महिला बेटी, जिसका स्वयं का चरित्र बहुत ही संकल्प, संघर्ष और समर्पण से भरा हुआ है, योग्य प्रशासक, योग्य मंत्री, योग्य राज्यपाल, वह देश की राष्ट्रपति बन रही है। राष्ट्रपति सबसे बड़ा संवैधानिक पद नहीं है। राष्ट्रपति का पद वो कमांडर इन चीफ भी होते हैं। आज आप समझिए कि देश के ये जो लगभग 10-12 करोड़ आदिवासी हैं, उनके मन में कितनी खुशी होगी कि हमारे घर की बेटी आज राष्ट्रपति भवन में बैठने जा रही है। देखिए, समावेशी भारत इसी को कहते हैं। और आज मैं अपने नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच का अभिनंदन करूंगा। उनकी सोच थी कि उड़ीसा, ईस्टर्न इंडिया से आने वाली एक अपनी आदिवासी समाज की बेटी, आप देखें कि ममता जी भी हिल गई कि हमसे पहले बात किया होता। आज ये बहुत बड़ा टेक्टोनिक मोमेंट है, क्रांतिकारी मोमेंट है, ऐतिहासिक क्षण है। और आज मैं आपके माध्यम से द्रौपदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। और जो भी मैंने उनके बारे में जाना है और सुना है, इतनी सरल। अब बताइए, 2 पुत्र नहीं रहे, पति नहीं रहे, फिर भी शिक्षा के लिए काम करना, प्रामाणिकता से काम करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। महादेव की भक्त है, मंदिर में सेवा करना, सरल जीवन है उनका। राजभवन 6 साल के बाद हटी तो सीधा उड़ीसा में अपने गांव के पास चले गई मकान में रहने के लिए। तो मोदी जी ने जो क्रांति की है जी, ये बहुत बड़ी क्रांति है। और मैं मानता हूं कि आप लोग आगे इस पूरी क्रांति के बड़े क्षणों को समझेंगे। और एक अंतिम बात इसी में मैं और कहना चाहता हूं, अभी तक अपने आदिवासी समाज के लोग थोड़ा सा वनों में रहते हैं, बाकी रहते हैं, उनका रिजर्वेशन वगैरह है, लेकिन उनको एक बहुत बड़े प्रतीक की भी आवश्यकता थी कि देश में हमारी भी सुनवाई है, देश में हमारा भी सम्मान है, देश में हमारी भी पुछवाई है। आज द्रौपदी जी के माध्यम से ये जो प्रतीक बना है, तो देश के लोकतांत्रिक कहते हैं प्रक्रिया और परंपरा में उनको सम्मान का एहसास भी हुआ है। इसको समझना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब इस ऐतिहासिक क्षण को याद किया जाएगा, उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो भी चीजें याद की जाएंगी जब उनके लिए मूर्ति और पता नहीं कैसे एविल फिलॉसफी क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। धन्यवाद, आपने समय निकाला सर, सांसद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी